हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। यू आर मोस्ट वेलकम एवरीवन क्लास 12 फिजिक्स माय यूट्यूब चैनल डब्ल्यू बनारस स्टडी मटेरियल। आज मेरा सेकंड क्लास है चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आई होप आप इसका फर्स्ट वीडियो देख चुके होंगे। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल डब्ल्यू बनारस स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट लेक्चर सेकेंड है कुलॉम्स लॉ एंड मल्टीपल चार्ज ऑफ फील्ड। कुलॉम्स लॉ होता है क्या, व्हाट इज कुलॉम्स लॉ। तो आइए जानते हैं हम लोग कुलॉम्स लॉ। तो जल्दी से फटाफट कापी और पेन उठाइए और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। आज फिर से बनारस स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल में मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का नाम है। मेरा लेक्चर पार्ट 2 सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लासेस में नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा। तो इसमें पार्ट 2 में हम आते हैं कुलॉम्स लॉ। तो जल्दी से कापी और पेन उठाइए और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। बिना नोट्स पता नहीं समझ में आएगा, तो जल्दी से उठाइए। अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू किया तो स्टार्ट करिए आज से। ये आपका सिलेबस से स्टार्ट होता है कुलॉम्स लॉ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ, तो पहले बात होती है व्हाट इज कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ क्या होता है। कुलॉम्स लॉ क्या होता है कि मतलब जनरली दो पॉइंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू चार्ज। तो जनरली मान लेते हैं कि दो पॉइंट है, ए एक है, दूसरा बी है। इसका जो चार्ज है Q1, इसका जो चार्ज है Q2। आर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज आर। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी में है, आर। तो जो फर्स्ट वाला वर्ड है हाउ टू इंटरेक्ट अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब इंटरेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे से दोनों। तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो 1 और 2 रिगार्ड पे हो जाएगा F12, और इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा आपका F21। तो अब ये इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा 1 से 2 की तरफ होगा, एक बार 2 से 1 की तरफ होगा। तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि जो फोर्स होगा वो काम करेगा। फोर्स एक्ट एलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग। Force act along the line joining center of two charges। तो इसमें जो सेंटर ऑफ टू चार्ज है, दोनों का सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस पर यार है। इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स 1 से 2 की तरफ लगेगा F12 होगा, और जो 2 से 1 की तरफ होगा F21। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F12 इज इक्वल टू F21। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। F12 इज इक्वल टू F21। अगर उसके मॉडुलस के बाद मल्टीपल रिजल्टेंट की बात करेंगे तो जो मान लेते हैं दोनों का रिजल्टेंट F है, तो F12 बराबर F21। एक मॉडुलस के बाद जब रिजल्टेंट की बात करेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो उन्होंने 1785 में कूलॉम्स में बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडी पर लगता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडी पर लगता है दोनों चार्ज का मल्टीपल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ चार्ज। दोनों चार्जेस का मल्टीपल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दोनों इक्वेशन को जब मिला देते हैं, बोथ इक्वेशन आर कंबाइनिंग, बोथ इक्वेशंस आर कंबाइंड। जब दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं तो ये रहता है प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर दिख रहा है, तो ये हो जाता है क्या, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द मीडियम। के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है आपका मीडियम पर, कौन सा मीडियम लिया जा रहा है। तो अगर फ्री स्पेस की बात किया जाएगा, के इज इक्वल टू फ्री स्पेस, या वैक्यूम, दोनों की बात होती है वही। इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इस तरह से के की वैल्यू होती है, जो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है। आगे के की वैल्यू के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी होता है, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, आगे है। तो यहाँ पर के की जो यहाँ एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ द मीडियम फ्री स्पेस के लिए लिया गया है, तो इसका मतलब भी वही चीज़ है कि वेयर के इज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो कूलम्ब्स लॉ उन्होंने बताया था कि जो पॉइंट ऑफ चार्ज होगा इंट्रैक्शन में होगा, दो बॉडी के लिए इंट्रैक्शन होगा, तभी ये आपका कूलम्ब्स लॉ होता है। तो फिर से देख लीजिए, द फोर्स कहाँ काम करेगा, एक लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ टू चार्जेस Q1 और Q2, पहले से दूसरे की तरफ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 टू, दूसरे जब पहले दूसरे से पहले की तरफ जाएगा तो F2 1। जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, F12 = F2 1, दोनों आपस में इक्वल होंगे। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक उधर की साइड अपोजिट साइड है कि इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। अगर उनका मॉडुलस ले जाएगा, रिजल्टेंट ले जाएगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो पहला उसका कंडीशन है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ चार्ज, या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वो इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, ये हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा आपका। और इसी में एक आता है स्क्वायर्स लॉ, स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ कूलम्ब में ही दिया था, प्रोपोर्शनल जो 1/r² है, ये कूलम्ब से नहीं दिया था कि अगर R F और R के बीच में दूरी ग्राफ खींचा जाएगा तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आपका फोर्स आपका क्या होगा, जब डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स आपका क्या आएगा, कम आएगा, लेकिन जब इसको कम करेंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से ए स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ हो गया आपका। अब इसी को कभी कभी एग्जाम में पूछता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए आगे वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे डिराइव करते हैं। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, सेम चीज इसमें भी वही रहेगा, Q2 Q1 F21 F12, ठीक, F21 F12। अब इसमें अगर वेक्टर फॉर्म की बात किया जा रहा है कि मतलब कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे इंडिकेट करते हैं, तो देखिए जब फोर्स ड्यू टू 1 से 2 की तरफ जाएगा, 1 से 2 की तरफ, तो इसमें जो इसका मॉडुलस होगा क्या होगा, जब 1 से 2 जाएगा तो R2 - R1, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, 1 ड्यू टू एक्ट ऑफ 2, ड्यू टू फोर्स ऑफ 2। अब जब 2 से 1 की तरफ जाएगा तो इनिशियल माइनस R1 2,
समझ में आया? मतलब कि जब 1 से 2 में जाएगा तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो R21, और जब 2 से 1 में जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल R12। तो इसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या होगा, पहले बॉडी की तरफ से अगर लेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F12 की तरफ से लेंगे तो क्या होगा, इसके पहले जो हमने बताया था F12 की तरफ से F बराबर K Q1 Q2। अब देखिए R स्क्वायर होता था, R स्क्वायर मॉडुलस R स्क्वायर। फिर अब हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ मतलब क्या होगा, R12 का कैप, यूनिट वेक्टर मतलब कैप। तो अब यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटा के मॉड ऑफ ए। तो अब देखिए इसके लिए क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 बटा के। अब मॉडुलस जो R है इसकी भी वैल्यू क्या होगी, R बराबर लिखिए चाहे R1 R2, चाहे लिखिए आपका R2 R1, सब चीज सेम है। तो R की जगह क्या लिखेंगे, जब यहाँ R1 पहले इसको लिख लेते हैं, यूनिट वेक्टर R1 माइनस R2 बटा के R1 माइनस R2 का मान। अब ये हो जाएगा क्या, K Q1 Q2 बटा के ए से इसमें लिख देते हैं R1 माइनस R2, ये इसके साथ मिलेगा और जो हो जाएगा R1 माइनस R2। ये F12 के लिए हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग 1 ड्यू टू 2। तो इस तरह से फोर्स एक्टिंग 1 ड्यू टू 2 मतलब 1 पर 2 के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा F12 K Q1 Q2 बटे इंटू R1 माइनस R2 अपन R1 माइनस R2 का होल। अब 2 से 1 की तरफ से देखिए सेम चीज ये रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। 2 से 1 की तरफ से K Q1 Q2 बटा के, जब 1 से 2 था तो 1 2 हो जाएगा, यहाँ जब 2 से 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा आपका 2 1 माइनस 1 का मॉड 2। फोर्स अट्रैक्शन ड्यू टू 2 ड्यू टू 1 मतलब 1 के कारण 2 को जो फोर्स लगेगा वो होगा। कहीं बुक में आपने देखा होगा कि इसको लिखता है इस तरह, जैसे कि R12 को लिखेगा R21 R2 माइनस R1, और कहीं R21 को लिखता है R1 माइनस R2। तो हमने इस सब का नाम ही जिक्र नहीं किया है, बस 2 से 1 की तरफ 2 माइनस 1, 1 से 2 की तरफ जाएगा 2 माइनस 1, फिर जब इधर से इधर आएगा तो R1 माइनस R2, वही किया है, ये हमको नहीं लिए हैं। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा आपका। अब सिमिलरिटी मतलब कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है उसको दिखाना है हमको। तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्या सिमिलरिटी बिटवीन electrostatic force and gravitational force, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। तो पहले देखिए सिमिलरिटी बताते हैं, इसके बाद डिफरेंस बताते हैं। तो सिमिलरिटी में देखिए क्या है, पहला पॉइंट सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में है, सिमिलरिटी होता है पहला इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों में होता है प्रोपोर्शनल 1/r²।
में भी होता है प्रोपोर्शनल R1/r², इसमें भी 1/r² होता है, ये सिमिलरिटी है। दूसरा है कि जो फोर्स काम करता है एक्ट along the line joining center जो फोर्स काम करता है, फोर्स एक्ट along द लाइन joining a सेंटर, उसमें भी यही होता है, उसमें मास होता है, इसमें चार्ज होता है। ये दोनों में सिमिलरिटी है। इसके बाद डिफरेंस क्या है दोनों में? पहला डिफरेंस है कि उसमें एक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इन्हें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होता है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इसका है कि मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है डिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये डिपेंड करता है मीडियम पर, और वो नहीं डिपेंड करता है। नोट करिए। जी का मान होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का, और इसमें जो कांस्टेंट के या 1/4/0 होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप इसमें और इसमें कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेरिजन बहुत छोटा होता है, ये बहुत बड़ा होता है। ये बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए, बहुत ज़्यादा के लिए होता है। इसमें 10⁻⁻11, इसमें 10⁹ है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए मेजर करने के लिए, छोटी क्वांटिटी के लिए मेजर करने के लिए है। तो इस तरह से आपका ये सिमिलरिटी हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो वीडियो को पास करके जल्दी से नोट करिए। उसी पर एक बेस्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ electrostatic force to gravitational force for at some distance, मतलब डिस्टेंस सेम है at the charge। एक मिनट। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, TW 2 इलेक्ट्रॉन्स
placed at some distance at the charge, क्वेश्चन नोट करिए है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 के पावर -31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 1.6 into 10 की पावर 19 कूलम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और के बराबर आप जानते हैं 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब वैल्यू आप जानते हैं, तो हमको सीधा रेशियो निकालना है। देखिए क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है Gm1 M2 बटा के आर स्क्वायर। आप सबकी वैल्यू मान लेते हैं, इसमें क्या है, दोनों चार्ज इक्वल हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर के Q, और मास दोनों का सेम है। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा के आर स्क्वायर, और यहाँ से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी जी एम स्क्वायर बटा के आर स्क्वायर। देखिए लिखिए, वीडियो को पास करके तब तक हम ही निकाल लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। देखिए अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन एफ ग्रेविटेशनल, आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या इधर, के क्यू स्क्वायर, उसमें बचेगा आपका जी एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 9, और क्यू की चार्ज जो क्यू है इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर 19 कूलम स्क्वायर, और जी की वैल्यू 6.67 into 10 की पावर -11, और एम की वैल्यू 9.1 into 10 की पावर -31 स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। इसको सॉल्व करने के बाद नियर अबाउट 10 के पावर 42 आएगा, दोनों का रेशियो। तो यही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का उसमें इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो जाएगा। ये इसके पास जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होगा हो जाएगा 10 के पावर 42 ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना मल्टीपल हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करिए। आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पहले एक टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब उसका लिमिटेशन। पहला पॉइंट है कि जो कूलॉम्स लॉ होता है, आपने पढ़ा होगा, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एक्सटेंडेड चार्ज अगर नहीं लगता है, इसमें एक्सटेंडेड चार्ज। दूसरा पॉइंट है कि अगर 2 बॉडी है, अगर एक रेस्ट में है एक मोशन में, तो इसमें चार्ज लगेगा, मतलब बोथ आर रेस्ट, या दोनों रेस्ट में हो, या बोथ आर मोशन, या दोनों मोशन में हो, या एक रेस्ट में हो एक मोशन में हो, तब भी तो उससे कूलॉम्स लॉ फॉलो होगा। मतलब या तो दोनों रेस्ट में हो, या तो
दोनों मोशन में, या तो एक रेस्ट में हो एक मोशन में हो, तब आपका कूलम्ब लॉ वेरी करता है, मतलब वैलिड फॉर्म करता है, वेरी करता है। अब आगे आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, देखिए उसमें क्या होता है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्ज। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज क्लास 11 में पढ़े होंगे आप कि इसमें कई चार्जेस रहेंगे, जब उसका सम लिया जाएगा तो सभी चार्जों को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं दो चार्ज हैं Q1 Q2, इसकी जो फोर्स 1 से 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के तरफ के कारण जो लगता है F12 इक्वल टू क्या हो जाता है आपका जो फोर्स ऑफ रोटेशन होगा F12 इक्वल टू F21। यहाँ पर अपोजिट साइन बताता था जब इधर की तरफ फोर्स लगेगा इधर की तरफ। अगर इसमें तीन चार्ज हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, Q3 है, तो फोर्स ऑन 2 इन मतलब एक Q1 है, एक Q3 है, Q2। तो यहाँ पर लिखते हैं फोर्स ऑन 2, तो 2 का नेट फोर्स होगा क्या होगा F12 प्लस 2 से जाएगा 21 प्लस F23। तो इस तरह से किसी बॉडी का मतलब जो नेट फोर्स होगा Q1, अगर 2 से लेंगे, जिससे लेंगे वहाँ से चलेंगे 2 से 1, 2 से 3। अगर कई चार्जेस में बॉडी है Q1 Q2 Q3 Q1 Qn, तो इस पे जो नेट चार्ज की बात होगा, नेट n पर जो चार्ज होगा वो आपका होगा Fn1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 प्लस Fn(n)-1। ये इस बॉडी पर नेट चार्ज हो जाएगा, मतलब जो भी सिस्टम है उस पर जो नेट चार्ज होगा सबका सम कर देंगे, जो भी चार्ज रहेगा सबका सम कर देंगे। तो इस तरह से इसका जनरल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन इन ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज is the vector sum of force due to all remaining charge on this system। मतलब जो भी उस बॉडी में से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लगेगा उस सिस्टम पर सब चार्ज को ऐड कर देंगे, वही उसका सुपरपोजिशन चार्ज हो जाएगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नेट चार्ज ऑन C एट वर्टेक्स, मतलब फिगर दिया हुआ है ABC, बॉडी दिया यहाँ पर ABC, मतलब ABC, सबका चार्ज Q है, सबकी जो डिस्टेंस है A, हमको निकालना है जो वर्टेक्स है उसके C का चार्जेस कितना होगा। तो देखिए ये जो C है, अगर मान लेते हैं यहाँ C पॉइंट है, जो C वाला जो चार्ज होगा ये D पर भी अट्रैक्ट करेगा और A पर भी करेगा।
तो अभी तक हमने जो बताया जो तो लिखें क्या, वी नो दैट C on B, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F C होगा on B, क्या होगा F CB इक्वल टू K Q, दोनों का जो चार्ज है Q अपॉन A स्क्वायर। उसी तरह फोर्स C on A, इसका मतलब F C A, इसका भी हो जाएगा K Q स्क्वायर बटा A स्क्वायर। अगर दोनों फोर्स की वैल्यू F के इक्वल, दोनों सेम है, मान लेते हैं दोनों की जो क्वांटिटी है तीसरी क्वांटिटी F के इक्वल है, तो अब A वर्टेक्स है तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेल्स होगा, इसमें सभी वैल्यू 60 डिग्री एंगल होगा। अब जब इस पर 60 डिग्री होगा तो इसका जो फोर्स इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। इस तरह से इसका ये आपका ट्रायंगल इस तरह बनेगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, एफ हो जाएगा एफ, इसी का आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऊपर दिख रहा है देखिए, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, एफ पर जो नेट चार्ज होगा, एफ नेट चार्ज इज इक्वल टू रिजल्टेंट, मतलब इसको मान लेते हैं Fn1 Fn2, या इसको F कर लेना, F स्क्वायर प्लस 2F cos थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री है, F मिलकर कितना हो जाएगा, F स्क्वायर करेंगे 2F स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 2F स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ cos थीटा की वैल्यू 60, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू बता दो, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 3F स्क्वायर बाहर निकलेगा F√3, तो जो F पर नेट चार्ज होगा तो क्या होगा, F की वैल्यू कितना है, K Q स्क्वायर बटा A√3, तो जो इस पर नेट चार्ज होगा आपका यही होगा, नेट चार्ज एट वर्टेक्स C पर, नेट चार्ज एट C K Q स्क्वायर अपॉन A√3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिया जाएगा, तो आप कर सकते हैं, और बुक में बहुत सारा दिया है। रिजल्टेंट का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में बताया जाएगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, वही वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरह से ये आपका नेट चार्ज है। इसके बाद आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।